None. हम्म। आवाज कहाँ है इसका? माइक है, आप जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ तो वो ऊपर उठेगा। तुमने ज्वाइन किया है इसको? हाँ माइंड है अपना। या आप और कोई अंकल। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। मुझे तो आ रही है रविकांत जी, नमस्कार। मैं दिल्ली से आलोक कुमार रंजन बोल रहा था, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। प्लीज मुझे बताएं तो हम शुरुआत कर दें। पहले आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज मुझे बताएं। क्या आप सबों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज AUDIO ऑडियो लिख दें। आवाज क्लियर है तो AUDIO ऑडियो लिख दें। ओके ग्रेट, मैंने भी चेक कर लिया, ऑडियो क्लियर आ रही है। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं रविकांत घोष। आज इस 8वें दिन में 27 मई को, जहां पे आज हम लोग खेलने जा रहे हैं मेगा क्विज, लॉकडाउन क्विज क्राफ्ट 1। हमने 7 दिन का एक सीरीज रखा था, उसके बाद हमने दूसरा सीरीज लॉकडाउन क्विज क्राफ्ट 2.0, जो आज ये 8वां दिन हमारा ये खत्म होने वाला है, अंतिम दिन है, जिसमें आज हम लोग मेगा क्विज करने जा रहे हैं और जिसमें आज का जो थीम है वो अपने आप में एक अद्भुत थीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और आज खास इस विषय पे हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, जो आपके सामने हर क्वेश्चन के बाद वो प्रकट होंगे और उसके बारे में जो डिटेलिंग हम करते थे, पहले मैं किया करता था, आज इस बार वो खुद करेंगे। मैं थोड़ी देर में उनका परिचय कराऊंगा, वो कितने महान व्यक्ति जिन्होंने आज समय निकाला इस क्विज के लिए, उनके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे उनसे मिलवाऊंगा। पहले मैं आप सबों से जान लेना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग कहां से जुड़ रहे हैं। पहले मैं ये देख लूं, बच्चे अगर आपके सामने हैं तो आप बच्चों के नाम बता दीजिए, मैं उन बच्चों के नाम ले लूंगा। और आप सबों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का खेल ये अद्भुत होने वाला है। फेसबुक के माध्यम से अभी तक का अद्वितीय ये क्विज हुआ है। कई लोगों ने मुझे देश विदेश के कई जगहों से मुझे फोन किए, मैसेज किए कि आप जो ये क्विज करा रहे हैं ना, ये अद्भुत क्विज है। इस तरह का प्रेजेंटेशन एक बार में पूरा लगता नहीं है कि ये आप लाइव कर रहे हैं, ये लगता है पूरा एडिटिंग हो रहा है। तो प्लीज मुझे बता दीजिए कौन कौन कहां से जुड़ रहे हैं। पीयूष फ्रॉम झाझा, अंजलि फ्रॉम भागलपुर, स्नेहा पुद्दार फ्रॉम भागलपुर, ओके, सृजन फ्रॉम भागलपुर, श्वेता सिन्हा फ्रॉम मुंगेर, सुशांत फ्रॉम भागलपुर, फटाफट लिखते जाइए। निमिषा राज फ्रॉम भागलपुर, खिलाड़ी अनुज जतिन गुड इवनिंग लिख रहे हैं। निवेदिता सिन्हा के आईडी से आरुष खेल रहे हैं भागलपुर, आयुष फ्रॉम झाझा, रजौन से अफाक आलम, और भागलपुर बुढ़ाना से प्रीति राज, शालिनी चिकारा फ्रॉम दिल्ली, ओके, नयन सिंह चौहान फॉरबिसगंज, जमशेदपुर से निश्चय जी, सृष्टि भारत की राजधानी नई दिल्ली से, एकलव्य राज मुजफ्फरपुर से, राजशेखर बांका से, जयेश जायसवाल भागलपुर से, ओके, अजय कुमार जी, अदिति फ्रॉम समन्वय एजुकेशन, ओके, अदिति है अजय जी का आईडी से खेल रही हैं, ओके, शिल्पा फ्रॉम मधुबनी, आरुष अंदर्शित फ्रॉम भागलपुर, शौकत फ्रॉम दिल्ली, सीतामढ़ी से राजीव जी हैं, खुशियारी बौसी से कुमार अजीत कुशवाहा जी, नितिन जैन जी फ्रॉम दिल्ली, लखनपुर अनुज कुमार, मध्य प्रदेश से निधि मिश्रा, निशा पोद्दार धनबाद से, भागलपुर से अमरकांत आर्या, ओके, सौरभ जी कटिहार, ओके, रजनी झा जी अदिति फ्रॉम दिल्ली, सोहन सौर्य फ्रॉम भागलपुर, शिवम मिश्रा फ्रॉम आगरा, सत्येंद्र सिंह बघेल सत्येंद्र फ्रॉम दिल्ली, संजय जी फ्रॉम चंपानगर, आरुष पाठक फ्रॉम लखनऊ, रजनीकांत जी फ्रॉम झाझा, प्रवीण घोष जी शायद दिल्ली से हैं, अमरकांत आर्या भागलपुर से, नवीन कटारिया दिल्ली से। काफी लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं सबका स्वागत करता हूं, बिना समय जाया किए सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सबों की प्रतिभागिता प्रतिदिन मुझे प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, और ऊर्जावान बनाती है, और चार्ज करती है, और दिन रात मेहनत करके आपके लिए हम हर दिन कुछ नए नए प्रश्न ढूंढ के लाते हैं और एक अच्छे प्रेजेंटेशन, एक लाइव क्विज का एक आनंद आपको दे जाते हैं। इस क्विज के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि 7-8 कुछ ऐसे प्रश्न हो जो आपके ज्ञान का विस्तार कर सके। चलिए, आज जो क्विज हम लोग करने जा रहे हैं, इस क्विज में मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूं आपको, सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। आलोक सर हैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली, जो कि दिल्ली में बहुत ही प्रतिष्ठित इनका कोचिंग संस्थान है, जो खास करके लॉ, जुडिशियरी और आईएएस प्रिपरेशन और क्लैट की एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए ये खास करके तैयारी करवाते हैं। कई संस्थान, बड़े बड़े संस्थान में ये
लॉ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेक्चर्स लेते हैं। मैं काफी सौभाग्यशाली हो रहा हूं कि मुझे भी सर के साथ 2-3 बार मंच साझा करने का अवसर मिला है। तो मैं एक बार मंच पे उनको, आज इस स्क्रीन पे उनको आमंत्रित करता हूं और सर से सुनते हैं। सर आज उनको आके अपने ऑडियंस के सामने आके बस तुरंत फटाफट उनको आमंत्रित करते हैं। सर एक बार प्लीज आप अपने हमारे सामने आए और लोगों से अपनी जाहिर करें अभिव्यक्ति, प्लीज सर। आलोक सर हमारे साथ हैं। आप सर आप प्लीज आप बताएं, आप कैसा लग रहा है आपको? आज लाइव फेसबुक के माध्यम से हम लोग क्विज करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत सराहनीय कदम है। इट्स एन एक्सेलेंट वर्क डन बाय यू एंड द अदर्स विद यू, एंड आई होप दिस काइंड ऑफ क्विज कंपटीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स एंड अदर्स बेटर। जी है सर। तो सर आज फॉर्मेट ऐसा हमने रखा है कि जब भी हम लोग फॉर्मेट ऐसा है कि जो भी हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको आमंत्रित करेंगे स्क्रीन पे, आप फिर उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देंगे, लोगों को बताएंगे उस क्वेश्चन के डेप्थ के बारे में। सो क्या हम आपसे अनुमति अब लेते हैं सर, क्या हम लोग शुरू करें इस क्विज को? बिल्कुल 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 शुरू किया जाए। ओके ओके सर। श्री गणेशाय नमः। ओके, अब आपके सामने मैं फटाफट रूल पढ़ देता हूं। पहले आप लोगों को मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है? थोड़ा सा चूंकि टेक्निकली सारी चीजों को मैं खुद हैंडल करूंगा तो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ बेयर कर लीजिएगा। थोड़ा सा सेकंड का फर्क हो सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे पूरा। आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? मुझे तो स्पष्ट अभी क्लियर है? अब आपके सामने मैं रूल पढ़ देता हूं। आज के इस क्विज में हम लोग 10 प्रश्न करेंगे। आज का चूंकि मेगा क्विज है और आज जो होगा वो 10 प्रश्न होगा आपके सामने, और 10 प्रश्न के बहुत ही शानदार आपको जवाब देने हैं। आपको 10 प्रश्न खेलने हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप जितने भी प्रश्न के उत्तर लिखने वाले हैं वो सारे कमेंट के माध्यम से देखें, जैसे पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं। जो सबसे फास्टेस्ट कमेंट करेंगे और जो सबसे करेक्ट आंसर करेंगे, सबसे कम टाइम लेते हुए करेक्ट आंसर करेंगे, उनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। विनर्स की लिस्ट में वही आएंगे। दूसरी बात, एक हमने ये घोषणा की है कि आज के डेट में जो भी खेलेंगे उन सबों को प्राइज गिफ्ट मिलेगा, कंफर्म प्राइज मिलेगा। उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन यही है कि आपको अपने टाइमलाइन पे अभी इसको शेयर कर देना है। छोटा सा कंडीशन, क्योंकि आज इतना ज्ञानवर्धक क्विज हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, प्राइज भी इन्वॉल्व है। हमारे तरफ से सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको कंफर्म प्राइज 2 शर्त पे मिलेगा। आप पहला कि 10 प्रश्न आपको खेलना है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके टाइमलाइन पे ये शेयर होना चाहिए और हाइडेड नहीं होना चाहिए। हम इसको वेरीफाई करेंगे। अगर ये परफेक्ट है, ये ओके रहेगा, तो फिर हम आपको भी कंफर्म प्राइज की कैटेगरी में रखेंगे और आपको हम प्राइज देंगे। रूल्स आपके सामने स्क्रीन पे है। जो सबसे जल्दी सबसे ज्यादा उत्तर सही देगा उनको प्राइज मिलेगा। 1 मिनट का टाइमर हर क्वेश्चन के बाद चलेगा और आपको उसका उत्तर उसी 1 मिनट के अंदर देना है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर अपना उत्तर बदल सकते हैं।
लेकिन दोबारा जो आप आंसर बदलेंगे हम उसको ही फाइनल उत्तर मानेंगे और वही आपका करेक्ट हो या सही हो या गलत हो, हम उसको ही कंसीडर करेंगे। और अगर वो गलत हो जाता है तो आप विनर बनने से चूक सकते हैं, इसलिए आप 1 मिनट के दायरे में अपने उत्तर बदलने से परहेज करेंगे, ध्यानपूर्वक बदलेंगे। दूसरा, अगले दिन कल मैं विनर्स की घोषणा करूंगा, लेकिन आज के इस क्विज के बाद कई सारे और ऐसे टाइटल्स हैं जिसको मैंने अनाउंस किया हुआ है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी टाइटल हैं उन सारे टाइटल्स को आपको मैं बता देता हूं। जो कल का विनर होगा, उसके बाद क्विजर ऑफ द सीरीज जो होगा, पूरे 8 दिन के सीरीज में सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा बार जो जीते हैं वो क्विजर ऑफ द सीरीज का अवार्ड एक अलग से होगा। और तीसरा एक और टाइटल हमने इंक्लूड किया है इस बार यहां पे, वो टाइटल है बेस्ट कॉमिक और फनी कमेंट्स का। वो फनी कमेंट्स जो भी लोग दिए होंगे, जो फनी कमेंट सबसे ज्यादा देंगे, उनको हम लोग अलग से प्राइज देंगे। तो आप सबों से आग्रह है कि कमेंट करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो बढ़िया कमेंट होगा, जो सबसे मजेदार कमेंट होगा, जिसपे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, लोगों के रिप्लाईज होंगे, उनको सबसे बेहतर कमेंट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको भी प्राइज दिया जाएगा। तीसरी एक और घोषणा, कल मेरे एक क्विज प्रतिभागी, इसमें गोलू सिंह धोनी भी खेलते हैं, कल उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर इस कैटेगरी में, जो बेस्ट कमेंट की कैटेगरी में जो आप प्राइज देंगे, वो उनकी जो संस्था है ओपन माइक बिहार, जो खास नए कवियों को एक मंच देता है, कवियों को माइक प्रदान करता है, वैसे कवियों को आगे लाने के लिए उनकी संस्था काम करती है, ओपन माइक बिहार। और जो बेस्ट कमेंट देने वाले, जो शायरी कर रहे हैं या फिर जो जुमला कर रहे हैं, जो अपने उनका जो स्वरचित है, उनको वो जो पुरस्कार मिलना है वो ओपन माइक की तरफ से मिलना है। और दूसरा, एक और उनके प्लेटफॉर्म पे उसको बोलने का भी मौका दिया जाएगा। ये सारी बातें थी आज के इस क्विज के रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैंने आपको बता दिए हैं। कल से जो क्विज शुरू होने वाला है उसके बारे में घोषणा मैं आपको, कल के बाद से जो क्विज होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उस पे कैसे हम लोग काम करेंगे, उस पे कैसे जुड़ सकते हैं, सारी बातें हम लोग 10 प्रश्न खेलने के बाद करेंगे। तो आज मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग सब तैयार हैं आज के क्विज के लिए? अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि खेल जब शुरू हो जाएगा फिर 10 प्रश्न जो नहीं खेल पाएंगे उनको विजेता या कंफर्म प्राइज नहीं मिल पाएगा। कंफर्म प्राइज अगर आपको चाहिए तो आपके टाइमलाइन पे शेयर होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग सब तैयार हैं तो जय हिंद का नारा लगा के हमको अनुमति दे दीजिए। जय हिंद का नारा लगा के अनुमति दे दीजिए, ताकि हम आज इस अद्भुत क्विज की शुरुआत कर सकें। आज के इस क्विज में जो 8वां दिन 27 मई मेगा क्विज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को हम लोग देखेंगे, उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वैसे ऐसे प्रश्न जो आपके होश उड़ाएंगे। चलिए, अब आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न आने वाला है। रेडी हैं? जय हिंद का नारा लिखा दीजिए। क्या लिख रहे हैं सर? इट्स ओके, एनहांस आवर नॉलेज एंड मेंटल हॉराइजन। यस, ओके, जय हिंद का नारा आ गया है बहुतों की तरफ से। अब आपके सामने पहला प्रश्न मैं स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं। सब आप लोग सब अपने फिंगर्स को तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है। पहला प्रश्न आते ही टाइमर शुरू हो जाएगा। मैं प्रश्न पढ़ूंगा और टाइमर शुरू हो जाएगा। आप लोग सब तैयार हैं? पहला प्रश्न अब ये रहा आपके। अच्छा, क्या लिख रही हैं सर? शीला पोद्दार जर्मनी से जुड़ी हैं, आप एक बार उनको हेलो कर। शीला जी बहुत बहुत नमस्ते, आप जर्मनी से जुड़े हैं, इतनी बड़ी बात है। देखिए लोग कहां कहां से जुड़ रहे हैं, जर्मनी से, दिल्ली से, एमपी से, यूपी से, पूरे देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत स्वागत है शीला जी आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आने वाला, स्क्रीन पे अपने फिंगर्स को कर लीजिए वार्म अप। ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। यह शब्द लैटिन शब्द से व्युत्पन्न फ्रांसीसी शब्द से आया है, जिसका उपयोग नियमों और आदेशों के लिए किया गया था, जैसे कि गवर्निंग लॉ। इसके बाद एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए विशेष रूप से कैनन कानून में इस शब्द का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, विशेष रूप से पोप द्वारा जारी किया गया एक डिक्री, जो अब मुख्य धारा की परिभाषा में थोड़ा बदल गया है। उस शब्द को पहचाने, वो शब्द क्या है? आपका टाइम समय शुरू हो चुका है। चलिए फटाफट अपने समय के अंदर आप अपना उत्तर लॉक कर दीजिए। समय आपका शुरू होता है, टाइमर आपके स्क्रीन पे है, जल्दी करें। ये कौन सा शब्द है? एक लैटिन शब्द जो फ्रांसीसी शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है नियमों और आदेशों, और जैसे कि गवर्निंग लॉ, टर्म कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड डिराइव्ड
from the Latin word, which was used for rules and orders such as governing law. Subsequently, the term was used extensively in common law for the important purpose, especially a decree issued by the Pope, which is now slightly changed from its mainstream definition. Just to name the term, आपको बताना है कि टर्म कौन सा है। आपका समय खत्म होने वाला है, जल्दी करें, कमेंट में फास्टली आप अपने उत्तर लिखें। 1 मिनट के अंदर आपको उत्तर लिखना है। जो 1 मिनट के अंदर उत्तर लिखेंगे उनको ही प्राइज मिलेगा, और कंफर्म प्राइज भी आपको तभी मिलेगा जब आप 1 मिनट के अंदर उत्तर लिख देंगे या अपने उत्तर लॉक कर देंगे। आप उत्तर लिखिए, विनर बनना। समय खत्म हो गया आपका। आपको बताना है ये कौन सा शब्द है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो एक लैटिन शब्द है, जो फ्रांसीसी शब्द से आया है, जिसका उपयोग नियमों और आदेशों के लिए किया गया था, जैसे कि गवर्निंग लॉ होता है। आप अपने उत्तर लॉक कर दीजिए यहां पे, क्योंकि आपके 10 प्रश्न के उत्तर यहां आने बहुत ही आवश्यक हैं। क्योंकि अगर आपको कंफर्म प्राइज चाहिए, आज हम हर किसी के लिए कंफर्म प्राइज रखे हैं। अगर आपको कंफर्म प्राइज चाहिए तो आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे उत्तर लाऊंगा, फिर मैं आलोक सर को आमंत्रित करूंगा, वो थोड़ा सा इस पे ज्ञान का और विस्तार करेंगे। तो पहले आप सबों से आग्रह है कि सबसे पहले आप लोग अपने उत्तर लॉक कर दीजिए। काफी लोगों के उत्तर आ रहे हैं यहां पे, जहां तक मैं देख पा रहा हूं वो उत्तर। हां, एक और बात जो मैं बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। स्नेहा मैडम, थैंक यू, आपने याद दिलाया। हर क्वेश्चन का उत्तर नंबर के साथ लिखें, 1 पॉइंट। इस क्वेश्चन में अब आपने लिख दिया है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न में आप जब भी उत्तर लिखेंगे तो उसका नंबर जरूर लिखेंगे। जैसे अगला प्रश्न 2 नंबर होने वाला, तो 2 पॉइंट, फिर उसका आंसर लिखेंगे। चलिए, अब मैं इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पे लाने वाला हूं। इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। जी हां, ये सिंपल सा एक वर्ड था जिसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और ये अपना जो भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है पूरे विश्व में। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी ये आंसर लिखा था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं आमंत्रित करूंगा सर को कि सर थोड़ा सा इस पे ज्ञान का विस्तार करें कि इस पे क्या सही और क्या हो सकता है। सर प्लीज। बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है इसका सही उत्तर है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं बताना चाहूंगा रविकांत जी आपके माध्यम से कि ये लॉन्गेस्ट रिटन हैंड डॉक्यूमेंट भी है। ये बहुत ही बड़ा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसको हम लोग जानते ही हैं किसने लिखा नहीं लिखा। तो ये लॉन्गेस्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है। और ये संविधान जो भी देश का होता है, ये बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है। जैसे कैनन लॉ जो आपने इसमें शब्द का प्रयोग किया था, कैनन लॉ वास्तव में चर्च या चर्च काउंसिल द्वारा बनाए गए वो लॉ होते थे जो चर्च को या चर्च के ऑर्गेनाइजेशन को या लोगों को या वहां के स्थानीय निवासियों को कंट्रोल करने के लिए एक विधि बनाई जाती थी। उसका कोड था, उसको हम लोग कैनन लॉ के नाम से जानते थे। इसका बहुत पुराना इतिहास है, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, बट संक्षेप में बता रहा हूं कि कैनन लॉ वो लॉ है जो चर्च इत्यादि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नेंस को चलाने के लिए बनाते थे। और उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भारत को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए हम बनाते। कॉन्स्टिट्यूशन वो बॉडी ऑफ रूल्स है जो किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके गवर्निंग सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके सरकार और उसके नागरिकों के संबंध को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो मूलभूत ढांचे हैं और जो और भी ढांचे हैं उनको कैसे चलाना है, उनका कैसे शासन करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, उन सभी बातों का कॉन्स्टिट्यूशन में व्याख्या होता है। जो पहले कैनन लॉ में चर्चेज इत्यादि करती थी, वही काम आज कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। रविकांत जी। ओके सर, ओके। अब हम लोग सर आने वाले हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बढ़िया इनपुट दिया। कैनन शब्द से ये आया। और क्या आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही थी? सर की आवाज, मेरी आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक बार प्लीज कमेंट में बता दें।
ताकि मैं निर्बाध रूप से आगे और जो क्विज है उसका आनंद आप लोग सब ले सके, आगे क्विज में करा सकूं। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सर अभी दिल्ली से जुड़े हैं, सर दिल्ली में अपने घर में है, सर मुखर्जी नगर में है, उनका इंस्टीट्यूट है। आलोक रंजन सर बहुत ही लॉ और जुडिशरी के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। सर के साथ मुझे भी 2-3 बार काम करने का अवसर मिला है और आज हम सब भाग्यशाली हैं जो उनको लाइव अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या आप लोगों को सारी चीजें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल क्लियर है? मेरी पिक्चर सामने स्क्रीन पे और सर की ऑडियो वीडियो ओके, ऑल ओके? प्लीज बता दें मुझे एक बार। बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि आज सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला स्क्रीन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस व्यक्ति का जन्म दिसंबर 1901 में दिल्ली में हुआ था। उनका पालन पोषण उनके दादा राम प्रसाद ने किया जो खुद अंग्रेजी और फारसी के विद्वान थे। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की पहली प्रति लिखने के लिए कहा और वे क्या चार्ज करेंगे उन्होंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया 1 पैसा भी नहीं। भगवान की कृपा से मेरे पास सभी चीजें हैं और मैं अपने जीवन में काफी खुश हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मैं अपना नाम लिखूंगा और अंतिम पृष्ठ पर मैं अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा। आपको पहचानना है वो व्यक्ति कौन थे। आपका समय शुरू होता है अब। The game begins in 3, 2, समय शुरू हो चुका है। उत्तर लिखिए फटाफट, कौन थे वो? आपको कमेंट के माध्यम से जो सबसे जल्दी सबसे पहले कमेंट लिखेंगे विजेता वही बनेंगे। आप गौर करिएगा और आज का जो विजेता होगा वो खास विजेता होगा। उनके प्राइज, ट्रॉफी जो हम पूरा जो एक आयोजन करेंगे, ये दोनों लॉकडाउन क्विज़ का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक सेरेमनी होगा और उसमें किसी बड़े हस्ती के माध्यम से हम आपके प्राइज और सेरेमनी में आमंत्रित करेंगे और प्राइज दिलवाएंगे। तो आप लोग प्राइज लेने से चूकिएगा नहीं, अपने प्रश्न को उत्तर देते रहिए। आपको समय के अंदर सही उत्तर भी देना है। कौन थे वो व्यक्ति जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू आमंत्रित करते हैं संविधान लिखने के लिए? पैसे के लिए भी वो बात करते हैं, लेकिन वो पैसा लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम जीवन में काफी खुश हैं, हमारी सिर्फ यही शर्त है कि हर पृष्ठ पे मेरा नाम होगा और अंतिम पृष्ठ पे मेरे दादाजी के साथ मेरा नाम होगा। व्यक्ति, काफी लोग अपना नाम लिख रहे हैं। कौन थे जिन्होंने अपने हाथ से संविधान की रचना करी? समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 वापिस आपके स्क्रीन पे ला देता हूं ताकि अगर अभी तक आपने उत्तर नहीं लिख पाया है तो उत्तर आप लिख सकते हैं। कमेंट के माध्यम से उत्तर लिख दीजिएगा और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिनके टाइमलाइन पे शेयर नहीं होगा वो वंचित रह जाएंगे कंफर्म प्राइज से। तो कंफर्म प्राइज भी अच्छा खासा प्राइज होगा। आप प्लीज आप उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। चलिए, जिन्होंने भी उत्तर अपना लॉक नहीं किया है वो उत्तर फटाफट लॉक कर लीजिए। आज आपके सामने हम आलोक सर को आमंत्रित किए हैं, हमारे साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से, जो हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। फिलहाल आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हो चुका है, जिसके आपने उत्तर लॉक कर दिए हैं, अब मैं आपके सामने उसका उत्तर रिवील करने वाला हूं। काफी लोग चकरा गए, काफी लोग भ्रमित हो गए, काफी लोगों ने सही उत्तर भी दिया। जहां तक मैंने देखा आपके सामने ये रहा सही उत्तर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यस, रायजादा साहब ने संविधान लिखने के लिए 303 नींव धारक पेन और स्याही की 254 बोतलों का इस्तेमाल किया। रायजादा साहब की कला की कल्पना इस तथ्य से की जा सकती है कि उन्होंने लंबे संविधान की नकल में कहीं गलती नहीं की, कोई अतिरिक्त चिन्ह नहीं छोड़ा। यह है करेक्ट आंसर और मुझे जहां तक लगता है कई सारे लोग ऐसे थे जो ये सही उत्तर लिखे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा पुनः स्क्रीन पे आलोक रंजन सर को कि प्लीज बताएं। मुझे सुन पा रहे हैं आप?
हाँ, तो इनका जो आपने सही उत्तर दिया रविकांत जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। इनका पूरा नाम जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये कैलीग्राफी के परिवार से आते थे। इनके घर में सारे लोग कैलीग्राफिस्ट थे और इनका परिवार ही उसी का था, उसी के वंशज थे। और इन्होंने इस पूरे संविधान को लिखने में तकरीबन 6 महीने का समय लिया, और इनको ये संविधान लिखने के लिए एक विशेष कमरा मुहैया कराया गया, जिस कमरे को आज के दिन में हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के नाम से जानते हैं। और ये दिल्ली में मेरे ख्याल से रफी मार्ग में है, मैं भी कई बार वहां जा चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने, जो आपने बताई 254 बोतलों के सहारे, बोतलों के इंक के सहारे और 303 नंबर के नीब के सहारे 6 महीने लगातार उन्होंने उसको लिखा, और कहीं वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं लगाया। बहुत ही अद्भुत कारनामा किया उन्होंने। और मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये इंडियन कैलीग्राफी में ये एक इतिहास है, कितना लंबा ना, इतना लंबा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और मैंने आपको बताया भी था, ये सबसे बड़ा हैंड रिटन लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है। और मैं आपको बताऊं तो इसमें तकरीबन 1,17,369 शब्द है। 1,17,369 शब्द हैं इस संविधान में, जो मूल रूप से लिखे गए थे। और आपको मेरे ख्याल से ये भी पता होगा कि संविधान की उद्देशिका भी काफी छोटी नहीं है, बड़ी है, उसमें भी तकरीबन 84 शब्द हैं। और ये इस कैलीग्राफिस्ट का कमाल है कि इन्होंने इसको लिखने में कहीं भी गलतियां नहीं की, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। धन्यवाद। आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, सर ने अद्भुत जानकारी दी। जी हां, जैसा कि बताया सर ने कि ये प्रेम बिहारी रायजादा साहब जो थे वो कैलीग्राफी परिवार से थे और हैंड रिटन में इनकी मास्टरी थी। कितना अद्भुत इनका परिवार था। ओह माय गॉड, इसमें कई लोग जो थे चकरा गए। सब लोग यही जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा रचित है, लेकिन वास्तविक ये नहीं है। उनके द्वारा क्या है वो आगे अभी खुलेगा। अभी कई सारे प्रश्न आपके सामने आने हैं। तो प्रश्न नंबर 3 अब आपके सामने आने वाला है। क्या आप लोग सब प्रश्न नंबर 3 के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रश्न नंबर 3 के लिए तैयार हैं? अगर आपका वीडियो ऑडियो रुक रहा है तो प्लीज आप नेटवर्क एरिया में चले जाएं। प्लीज आप नेटवर्क एरिया में चले जाएं। हम भी यहां पे स्ट्रीमिंग चेक कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आपके मोबाइल पे अगर स्ट्रीमिंग में दिक्कत आ रही है तो आप नेटवर्क जोन में चले जाएं, उत्तर देने में आपको असुविधा नहीं होगी। ओके, कैसा लग रहा है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, कैसा लग रहा है प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ ओके है? आप लोग सब अगर तैयार हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। प्लीज संकेत दे दीजिए। ओके, यस का संकेत आ गया। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, तैयार हो जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इस आर्टिकल ने जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को पूर्ण विवेकाधीन शक्ति दी ताकि यह तय किया जा सके कि राज्य के स्थायी निवासी कौन है। यह उन्हें राज्य सरकार के साथ रोजगार, राज्य में संपत्ति के अधिग्रहण, राज्य में बसने और छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की सहायता का अधिकार देता है जो राज्य सरकार प्रदान करती है। यह राज्य विधायिका को स्थायी निवासियों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। आर्टिकल का नाम बताना है, आपका समय शुरू हो गया। बताइए ये कौन सा आर्टिकल है जिसके बारे में मैंने बात की है? दिस आर्टिकल गिव द जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर फुल for to decide who the permanent resident of the state are. It gives them special rights and privilege regarding employment with the state government, acquisition of property in the state, settling in the state, and the right to scholarship and other forms of aid that the state government provides. It also allows the state legislature to impose any restrictions on persons other than the permanent resident. Just name that article. आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है। जिस आर्टिकल के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समय भागता जा रहा है। कृपया अपने उत्तर आप कमेंट के माध्यम से जल्दी फटाफट लॉक करें। जो सबसे सही उत्तर सबसे पहले देंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस आर्टिकल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल समय खत्म होने वाला है। 8, 9, 7,
1, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। समय खत्म हो गया। आपको बताना था ये कौन सा आर्टिकल है जिसके बारे में हमने यहां पे बात करी है। अगर आपने अभी तक उत्तर लॉक नहीं किया तो प्लीज अपने उत्तर लॉक कर लीजिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्राइज सबके लिए है। 10 प्रश्नों के उत्तर अगर आप खेलते हैं अंतिम तक और आप कमेंट देते हैं, चाहे सही हो या गलत, वॉटेवर आप अगर देते हैं, तो एक प्राइज सिर्फ पार्टिसिपेशन के नाम पे आपके लिए कंफर्म हमने रखा है, जो आपको मिलेगा। अब मैं आपके स्क्रीन पे इसका उत्तर लाने वाला हूं, फिर मैं आमंत्रित करूंगा आलोक सर को। उत्तर है आर्टिकल 35A। जिन्होंने भी आर्टिकल 35A लिखा है वो करेक्ट आंसर है। और अब सीधा हम जानते हैं, सर के माध्यम से सर को बुलाते हैं और वो डिस्क्राइब करेंगे। सर प्लीज। जी हाँ, जहां तक इस अनुच्छेद 35A का सवाल है, ये सभी की जानकारी में जनरली नहीं रहता है। हर लोग संविधान की धारा 370 से जम्मू कश्मीर को रिलेट करते हैं, क्योंकि संविधान में जो भाग है, ये भाग 21, पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो इस टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस में वैसे प्रावधान रखे गए हैं जो परमानेंट बेसिस पर नहीं थे और जिसके तहत हम कई राज्यों को विशेष अधिकार या विशेष दर्जा देते हैं। तो अनुच्छेद 370 उसी में से है। अनुच्छेद 370 में ही ये व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो अपने आदेश पारित करके, उसको ये अथॉरिटी है कि मे स्पेसिफाई दैट व्हाट थिंग विल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट नॉट। He has this special authority by virtue of Article 370, Clause 1, Sub Clause D. ये संविधान को अधिकार है और राष्ट्रपति को अधिकार है संविधान में कि वो चाहे तो वो इसके तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी को विशेष परिस्थिति में ला सकता है, विशेष दर्जा दे सकता है या विशेष राहत दे सकता है। इसी के तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय ने वर्ष 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 48 पारित किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर नंबर 48 में उन्होंने अनुच्छेद 35A की व्यवस्था की और अनुच्छेद 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तहत आया। इसलिए आप इसको संविधान में नहीं देखेंगे, क्योंकि यदि ये पार्लियामेंट द्वारा अमेंडेड होता, ये तो संविधान में अनुच्छेद 35 के बाद और 36 के पहले जरूर आता, जैसे आर्टिकल 21A आता है 21 के बाद 22 के पहले, लेकिन 35A क्यूरियसली नहीं आता। इसका कारण यही है, ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लाया गया है और चूंकि ये राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लाया गया इसलिए उसको यहाँ नहीं रखा गया, पार्लियामेंट ने अमेंड करके इसको नहीं लाया। और उसी में ये व्यवस्था दी गई जो आपका प्रश्न था कि इसके तहत जम्मू कश्मीर में कौन परमानेंट रेजिडेंट होगा, यानी कि कौन प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कौन वहां नौकरी कर सकता है, ये जम्मू कश्मीर राज्य ही डिसाइड करेगा। इसको इसलिए बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक वो बना रहे, अपना एक उनका अंदरूनी मामला है और वो इस प्रकार से जो है उनको हमने इसी तरह से एक्सेशन किया था। उनका जो हमारे शेख अब्दुल्ला साहब थे और महाराज हरि सिंह थे, उन्होंने इसी प्रकार के टर्म्स रखे थे और इस पर हमने सहमति जताई थी उस समय। लेकिन अब वक्त बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। आपको पता है कि अब की परिस्थिति यही है कि इस धारा को हमने एब्रोगेट कर दिया, अब इसका प्रभाव नहीं। जी रविकांत जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन 3 हो चुका है, 3 प्रश्न हम खेल चुके हैं।
सर के द्वारा अभी आपको क्वेश्चन 3 के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें 35A के बारे में सर चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। मैं कमेंट्स भी देखता रहूंगा, अगर ऑडियो वीडियो में कुछ सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, चूंकि एक अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा हूं, कई सारे चैनल्स को मुझे देखना पड़ रहा है, तो हो सकता है थोड़ी सी तकनीकी असुविधा हो जाए, तो आप लोग प्लीज उसको बेयर करिएगा। कमेंट में लिखते रहिएगा, मैं लगातार कमेंट देखता रहूंगा। अभी ऑडियो आ रही आवाज है? अभी तो ऑडियो आ रही है ना? अभी तो ऑडियो आना चाहिए। अभी तो मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। ऑडियो आ रही है? दिल्ली तक आवाज पहुंच रही है। चलिए, ओके। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग सब हो जाइए तैयार। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। यह व्यक्ति आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे और चित्रकला की अपनी भारतीय शैली के लिए जाने जाते थे। अपने शिष्य राम मनोहर के साथ उन्होंने संविधान के निर्माण के दौरान एक ऐतिहासिक कार्य किया। इस व्यक्ति और उनके काम को पहचाने। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए, ये कौन है ये व्यक्ति? The game begins in 3, आपको जो पिक्चर एक सामने दिखाई दे रहा है, ये भारतीय शैली के बहुत बड़े चित्रकार, चित्रकला के बहुत बड़े ध्यानी माने जाते हैं। और राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर लोहिया मत समझिएगा, राम मनोहर सिन्हा इनके शिष्य थे, जिनके साथ इन्होंने संविधान में एक ऐतिहासिक कार्य किया। कौन है ये व्यक्ति और उनका कौन सा वो काम था जो आपको पहचानना है? ये व्यक्ति कौन है और उन्होंने क्या खास इनपुट दिया था हमारे संविधान में, आपको बताना है। समय आपका जा रहा है, जल्दी आप कमेंट करें, फास्टर कमेंट, फास्टर। जितने जल्दी आप कमेंट लिखेंगे उतने जल्दी आप विनर्स की कैटेगरी में आएंगे। प्लीज हमने फेसबुक के माध्यम से लॉन्च किया और जहां पे हमने कोशिश किया कि आपको टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ ऐसी चीजें दें जो आपको पसंद आए, जो आपको रोमांचित करे। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2, 1, टाइमर खत्म हो गया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, काफी लोगों ने सही उत्तर भी लिखा है। टाइमर का साउंड कम करने को कहा गया है। टाइमर का साउंड तो थोड़ा कम है ही ऑलरेडी, मैं फिर भी और कम कर देता हूं। थोड़ा रोमांच पैदा करने के लिए टाइमर बजना जरूरी है सर। थोड़ा टाइमर अच्छा नहीं बजेगा तो कैसे रोमांच होगा? आप लोग शेरो शायरी आज नहीं कर रहे हैं। आज लगता है सर आए हुए हैं, इसलिए आप लोग सर से अनुमति लेते हैं हम प्रणाम करके कि सर थोड़ा सा माफ करिएगा। हम लोग अपने ग्रुप में शेरो शायरी भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि कॉमेडी भी करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, थोड़ा सा वो बिहारी अंदाज, बिहारी टोन भी आता है, शेरो शायरी भी होती है। तो आप लोग भी प्लीज कीजिएगा। पहले अपने कमेंट लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 किया था। अब हम इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे लाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यह है, नंदलाल बोस। जी हां, भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि को सुशोभित करने वाले ये व्यक्ति हैं नंदलाल बोस। इन्होंने ही चारों तरफ जो प्रेम बिहारी जी जो बनाए थे, कैलीग्राफी से जो पूरा संविधान लिखे थे कैलीग्राफी में, उन्होंने चौथाई छोड़ी हुई थी, जिसपे आज जो ये आप जो क्लिप आर्ट देख रहे हैं, संविधान का जो पूरा जो कलाकृति देख रहे हैं, कमल का बना हुआ, फूल वूल बना हुआ, ये सारा नंदलाल बोस जी का ही बनाया हुआ है। अब मैं आमंत्रित करता हूं स्क्रीन पे सर को। सर बताइए जरा सा इसमें क्या इनपुट है आपके तरफ से। नंदलाल बोस साहब के बारे में बताना, बहुत उन्होंने काम किया संविधान में। हर भाग का उन्होंने जो है, हर भाग में उन्होंने शुरुआत में अपनी पेंटिंग से उस भाग को एक नया आयाम दिया है। यदि हम उनकी बात करें तो उन्होंने भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं को इस संविधान के माध्यम से छूने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे जो ध्यान से, तो इसमें मोहनजोदड़ो की भी परिस्थितियां हैं, त्रेता युग की भी बातें हैं, राम जी भी, वो भाग 3 में राम जी को वो दिखाया जा रहा है कि वो सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ा करके ले जा रहे हैं। तो बड़ा ही मार्मिक और धार्मिक,
चित्र बनाया है नंदलाल बोस जी ने। इसमें और भी बहुत प्रकार के मुगल बादशाह की भी कृति है। इसमें इतिहास के पन्नों से बहुत सारी चीजें लिए हैं और इसमें काफी सुनहरे रंग का और लाल पीले रंग का प्रयोग है, जो कि एक प्रकार से जो है न अच्छी चीजों को दर्शाता है और हमारे धर्म और संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है। और चूंकि इसमें कृष्ण का, राम का, शेषनाग का, महाबलीपुरम का, हर जगह बहुत सारे इसमें मंदिर और उनका जो है मूर्तियां बनाई गई है और उनकी चित्रकारियां, तो कभी कभी आरोप भी लगता है कि पंथ निरपेक्ष है या नहीं है। लेकिन आपको ध्यान इस बात पे देना होगा, इसमें मुगल कलाकृति की भी चर्चा है। इसमें हर प्रकार के धर्म को जोड़ा गया है, हर प्रकार की चीजों को जोड़ी गई। चूंकि ये भारतीय परंपरा है, जो भारत में ज्यादा प्रभावी रहा है, उनके चित्रों का ज्यादा इसमें प्रभाव दिखता है। जी रविकांत जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिला है। हम आपको फिर तुरंत आमंत्रित करते हैं सर अगले प्रश्न में। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी सर के द्वारा मिली। उन्होंने कई सारी कलाकृतियों के बारे में चर्चा किया, मुगल शासन के बारे में भी चर्चा किया उन्होंने। इसमें नंदलाल बोस जी ने कई सारे अपने देश के सभ्यता संस्कृति को जोड़ा है अपनी कलाकृति के माध्यम से। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार उत्तर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है। आप लोग सब तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? आज हम लोग मेगा क्विज कर रहे हैं, 8वां दिन 27 मई मेगा क्विज। लॉकडाउन के दरमियान ये एक अद्भुत टेक्नोलॉजी का उपयोग, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 5वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है। ये रहा 5वां प्रश्न। आपको बताना है कि यह आर्टिकल जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं? जिस आर्टिकल का नाम पर अनुभव सिन्हा निर्देशित 2019 की एक क्राइम ड्रामा फिल्म भी है। आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें आयुष्मान खुराना ने मुख्य किरदार निभाया था। अब आपके सामने समय शुरू हो चुका है, आप बताएं मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं। समय खत्म होने वाला है, समय शुरू हो चुका है। सबसे पहले उत्तर करेगा, करेक्ट उत्तर करेगा, वही विनर की कैटेगरी में आ पाएंगे। आप लोग सब अपना उत्तर जल्दी जल्दी लॉक करिए। 30 सेकंड, 29 सेकंड, फटाफट उत्तर लॉक कर लीजिए। विच आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें आयुष्मान खुराना अभी अनुभव सिन्हा के द्वारा बनाई गई फिल्म जो 2019 में आई थी। समय खत्म होने वाला, जल्दी कमेंट करें, फास्टर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप, टाइम अप, टाइम खत्म हो गया, समय खत्म हो चुका है बाबू का। क्वेश्चन नंबर 5, समय जा चुका है आपका। काफी लोगों के मैं उत्तर देख रहा हूं, यहां पे स्क्रीन पे मेरे आ रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं। कमेंट्स में जो उत्तर आ रहे हैं हमारे पास, काफी लोगों ने सही उत्तर भी लिखे हैं, कुछ गलतियां भी हैं किसी के, खैर वो बाद में देखे जाएंगे। जिन्होंने भी सही उत्तर लॉक कर दिया है और जो समय पे बिल्कुल उत्तर लिखे हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। अब बारी है फिर से सर को आमंत्रित करने की। सर को मैं स्क्रीन पे फिर से आमंत्रित कर रहा हूं। सर प्लीज बताएं क्या है ये खास इसमें। अनुच्छेद 15, तो बेसिकली इट्स ए प्रोविजन which prohibits a state to discriminate against anyone on the grounds of race, religion, caste, sex or place of birth। आप यदि गौर से देखें तो हमने अपने इतिहास से बहुत सीखा है सॉरी, और हमने देखा है कि इन्हीं आधारों पे पहले से जो है विभाजन का कार्य हमारे समाज में, देश में चल रहा था।
इसलिए हमने उस इतिहास के पन्नों से एक सीख लेते हुए ये प्रावधान किया है कि स्टेट कभी ऐसा न करे सॉरी, और ऐसा इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन न हो। तो वो 5 ग्राउंड्स हमने बनाए, बट एट द सेम टाइम उसी वक्त हमने ये भी लिखा, आप जैसे भी इतिहास पढ़ेंगे कि बाथिंग घाट, शॉप्स, मंदिर, रिलीजियस प्लेसेस, तो आर्टिकल 15(2) में वो भी व्याख्या लिखी गई। लेकिन उसी वक्त हमने महिलाओं को और बच्चों को एक विशेष अधिकार भी दिया है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में, जो बड़ा अच्छा है। 15 क्लॉज 4 में फिर हमने जो है SC, ST और SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को, उनको भी हमने आरक्षण देने का प्रावधान रखा है, महिलाओं और बच्चों के अलावा। और अब तो आपको पता होगा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो अनुच्छेद 15 बेसिकली उस प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के लिए है, उस व्यवस्था को मना करता है जो सदियों से चला आ रहा था, जिसके लिए गांधी जी और जिसके लिए ज्योतिबा फुले और जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई लोग हमारे नव स्वतंत्रता संग्राम के वक्त भी लड़ते रहे। और हम चाहते थे कि हमारा भारत एक ऐसा समाज हो जिसमें सबकी समानता हो और सब बराबर के अधिकारी हों। इसीलिए अनुच्छेद 15 का निर्माण किया गया है। जी रविकांत जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत संतुष्टिजनक जी, थैंक यू सर। चलिए अब मैं फिर से आपको आमंत्रित करूंगा अगले प्रश्न में। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये प्रावधान क्यों लाया जा रहा है, ये अनुच्छेद क्यों लाया जा रहा है। मैं सीधा आज मैंने ये कोशिश किया कि जो इसके एक्सपर्ट हैं वही आपको इनपुट दें, कि जो खास आर्टिकल्स है प्लस जो भी कुछ खास चीज है संविधान के बारे में, वो आपको उसके जो एक्सपर्ट हैं, जो उसकी पढ़ाई किए हैं, वो बताएं। तो मेरी एक कोशिश थी कि आपको उनसे रूबरू कराएं। टेक्नोलॉजी का माध्यम हमने सहारा लिया और आज हम ये करने में सफल हो पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा और कहीं ना कहीं आपको इससे लाभ जरूर होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पे है। संसद पुस्तकालय भारत में पुस्तकों की सबसे समृद्ध भंडार में से एक। भारतीय विधानमंडल के सदस्यों की सहायता के लिए 1921 में स्थापित किया गया था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इस लाइब्रेरी में हीलियम से भरे एक बॉक्स में कुछ संरक्षित है। उस बॉक्स में क्या है आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए, पार्लियामेंट में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में भारत में पुस्तकों की सबसे बड़ी जो समृद्ध भंडार में से एक है और 1921 में इसको बनाया गया था खास करके। और यहाँ पे जो एक खास एक हीलियम का बॉक्स है उसमें कुछ संरक्षित रखा गया है। आपको बताना है अपने कमेंट के माध्यम से कि वो खास क्या है। आ रहे हैं फटाफट हमारे पास, जल्दी करें, समय जा रहा है। जो सबसे फर्स्ट होंगे, जो सबसे जल्दी लिखेंगे वो सही होगा। सबसे सटीक आंसर लिखना है, कोई एक शब्द वाला नहीं, सटीक आंसर इसमें चाहिए। वन लाइनर हो, 3-4 वर्ड का भी हो तो चलेगा। आपको सटीक आंसर देना है। आपके पास समय अभी भी 17 सेकेंड, 16 सेकेंड। आप अपना कमेंट बदल सकते हैं, दोबारा तिबारा देने की अनुमति है। आपका जो अंतिम कमेंट होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। आप प्लीज आप उसको ही लिखें जो सबसे सटीक आंसर है। समय खत्म होने वाला है, ये समय हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना था कि हीलियम से भरे एक बॉक्स में कुछ संरक्षित करके रखा गया है और वो क्या है। कई लोगों ने अपने उत्तर लॉक कर डाले हैं। अगर आपने उत्तर अभी तक लॉक नहीं किया तो आप उत्तर प्लीज लॉक कर लीजिएगा।
इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट की शायद थोड़ी सी कनेक्टिविटी मुझे दिख रही है कि थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और मेरे मोबाइल में इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूं। 1 सेकेंड की प्रतीक्षा बस। ओके, क्या आप लोगों को मैं ऑडिबल हूं? ओके, कनेक्टेड, नाउ कनेक्टेड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सॉरी, एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, दैट्स वाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने पूछ दिया है आपसे, जिसमें आपको बताना था कि संग्रहालय में क्या रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर अब आपके सामने स्क्रीन पे लाता हूं। यह है सही उत्तर इसका। मूल हस्तलिखित संविधान इस कमरे में रखा गया है। द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लेस्ड इन दिस रूम, जिसमें कि हीलियम गैस से इसको संरक्षित रखा गया है। और जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से यह है कि ये जो कैलीग्राफी में प्रेम बिहारी जी ने लिखा था, चूंकि वो स्याही, मैंने क्वेश्चन में वहां पे लिखा भी था कि एक इंक यूज किया था, और इंक वाली जो भी चीज होती है वो उसको खुले में रखने से धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। इस वजह से इसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कैलीग्राफ हीलियम के गैस से भरे एक बॉक्स में बंद करके रखा गया है। अब मैं सर को आमंत्रित करूंगा और सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ इसमें अपने तरफ से एक शॉर्ट इनपुट दे दें। सर प्लीज बताएं। जी रविकांत जी, जैसा आपने बताया कि ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें रखा गया है, और यही कारण है कि नंदलाल बोस साहब की भी जो चित्रकारी इसमें की गई है वो आज तक प्रिजर्व है। और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी इंग्लिश और हिंदी में प्रति बनाई गई थी ना, और ये जो है इस लाइब्रेरी में, जैसा आपने बताया, पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है इसमें प्रिजर्व है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यदि कोई देखना चाहता है तो ये वहीं उपलब्ध है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग प्राप्त करते हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एंड इट इज नॉट इजी टू प्रिजर्व इट। इसीलिए शायद आप हीलियम गैस का प्रयोग और हीलियम का प्रयोग कर रहे हैं, जो उसके प्रिजर्वेशन में सहायक होता है। जी, ये साइंस का विषय क्षेत्र हो गया, हीलियम को क्यों यूज करते हैं, लेकिन जो आपने जानकारी पूछी है बच्चों से वो बहुत ही रोचक है, अच्छी है, और बहुत अच्छा ये क्विज है। तो चलिए आगे बढ़ाइए इसको। जी रविकांत जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर ने भी जानकारी दे दी जैसा कि मैंने बताया, और कुछ आपको आंसर मैंने दिखाया भी था। आंसर नंबर 6 की स्लाइड में मैंने दिखाया था कि 2 संविधान की प्रति यहां पे रखी गई है। ये दोनों जो है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। आपको ध्यान, ये दोनों भाषा में लिखी गई थी और ये दोनों प्रति को संरक्षित यहां पे रखा गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आधी जर्नी से ज्यादा हम लोग पूरी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। क्या आप लोग सब तैयार हैं? प्लीज अपने कमेंट्स में बताएं, मैं थोड़ा कमेंट्स भी देख लूं। क्या आप लोग सब तैयार हैं? ओके, बी स्पेसिफिक एंड बी फास्ट सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। दिस इज अ लाइव शो and we are not doing any editing in this particular show, so it might be a little delay in delivery. मैं समझ सकता हूं आपके समय की बड़ी इज्जत करता हूं, बट ये लाइव है, कोई एडिटिंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है सर। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे। इस आर्टिकल के अनुसार राज्य या व्यक्ति द्वारा हमारे किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं।
मौलिक अधिकारों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता अगर यह लेख नहीं होता, और इसलिए इसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं, आपको उस आर्टिकल को पहचानना है। यह आपका समय शुरू हो चुका है। आप बताएं ये कौन सा आर्टिकल The है game begins जिस in आर्टिकल 3, को 2, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। सीधा सीधा प्रश्न है, आप बताएं। ओके, कमेंट्स आर कमिंग वेरी फास्टली, कमेंट्स आर कमिंग वेरी फास्टली। जो सबसे जल्दी सबसे सटीक उत्तर लिखेंगे वो ही विजेता बन पाएंगे आज के इस मेगा क्विज में। समय खत्म होने वाला है, जल्दी करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आदमी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां तक मैं कमेंट देख पा रहा हूं, बहुत फास्टली कमेंट आ रहे हैं। सभी लोग अपने उत्तर बिल्कुल सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। ये थोड़ी देर बाद जब मैं उत्तर सामने स्क्रीन पे लाऊंगा पता चल जाएगा। समय खत्म होने वाला है, ये समय खत्म, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन से खत्म हो चुका है, और आप लोगों को जहां तक मैंने कमेंट्स देखे उस कमेंट में मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट उत्तर भी लिखे हैं। कई लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैं अब सीधा सीधा अपने उत्तर यहां पे लाना चाह रहा हूं। आप लोग अगर अभी तक अपने उत्तर लॉक नहीं किए तो प्लीज कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि एक कंफर्म प्राइज आप सभी प्रतिभागियों के लिए है, वो कमेंट देने के बाद ही आपको मिलेगा। इसका उत्तर है आर्टिकल 32। अब सीधा बिना देर किए सर को आमंत्रित करेंगे। सर प्लीज प्रकट होइए और जरा सा बताइए इसमें क्या खास है। प्लीज सर बताएं। अनुच्छेद 32 जैसा आपने बताया कि संविधान की आत्मा है, जैसा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बताया है। मैं इसमें खास करके आपको 2 जानकारी देना चाहूंगा। पहली जानकारी तो यह है कि साधारण लोग ये सोचते हैं कि अनुच्छेद 32 में 3+2 5 ही रिट है। मैंने एक गणित का फॉर्मूला अपना लिया, 3+2 5 ही रिट है। बट वास्तविकता ये है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में कई प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है, जिसकी संख्या अनगिनत हो सकती है। इसमें 5 नामित रिट हैं, बाकी गैर नामित रिट हैं। ये 5 नामित रिट इसलिए हैं क्योंकि ये इंग्लैंड के संविधान से प्राप्त किए गए, इंग्लैंड के संविधान से हमने लिए हैं। जहां वहां इनका ये 5 नाम था, उन 5 नाम को हमने यहाँ लिख दिया। बट और भी इसमें रिट्स, ऑर्डर्स, इसमें ऑर्डर्स भी जारी किए जा सकते हैं, कई प्रकार के ऑर्डर्स जारी किए जा सकते हैं। इसमें कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। ये सिर्फ रिट्स की व्यवस्था नहीं है, इसमें बहुत प्रकार के ऑर्डर हो सकते हैं। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन भी आ सकते हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन भी आ सकते हैं, कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। एक बात ये थी। दूसरी बात कि अनुच्छेद 32 के जब आप खंड 3 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि यदि संसद चाहे तो यही शक्ति वो अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास, यदि संसद चाहे तो संविधान में उसको अधिकार है, वो ये रिट जारी करने की शक्ति दूसरे न्यायालयों को भी दे सकती है। अनुच्छेद 32 के खंड 3 में लिखा गया है। जी ओके सर, थैंक यू सर। अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 लाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्या आप लोग सब तैयार हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? क्या आप लोग सब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिख के बताइएगा। ओके, मैं आप लोगों के कमेंट भी लूंगा, आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा, लेकिन अभी पहले हम फटाफट क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं। 2-3 प्रश्न और बच गए। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, आप बताइए इसमें हमने 9 झंडे लगाए हैं। आपको बताना है कि इसमें क्या कनेक्शन है। समय शुरू हो चुका है आपका। 9 झंडे आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप बताइए क्या संबंध आप बता सकते हैं? क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिलेशन रखता है इन 9 झंडों से?
समय खत्म होने वाला है, आप जल्दी करें। 9 देश ऐसे हैं जिसके यहाँ पे झंडे दिए गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जाहिर सी बात है कि कोई तो संबंध होगा हमारे देश के संविधान से। आज का क्विज, मेगा क्विज, उसी पे आधारित है। आप हैरान नहीं हो, परेशान न हो, दूसरों के ऊपर ध्यान न दें, समय खत्म हो चुका है आपका। ये 9 झंडे अभी भी आपके स्क्रीन पे हैं। आपको बताना है कि ये झंडे कौन कौन से देश के हैं और क्या कनेक्शन है हमारे संविधान से इसका। चलिए, आप सब, कई लोगों ने उत्तर लिखे हैं, कई लोगों के उत्तर गलत भी हैं, कई लोग कंफ्यूज भी हुए हैं इसमें। मैं अब आपके सामने सीधा सीधा इसका उत्तर लाने जा रहा हूं। आप बिना समय जाया किए आप उत्तर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक कमेंट लॉक नहीं किया तो प्लीज कमेंट लॉक कर दीजिए कम से कम, क्योंकि 10 प्रश्न का उत्तर आपको तो देना ही है अगर आप कंफर्म प्राइज लेना चाहते हैं तो। नहीं तो आप कोई बात नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप उसके लिए। अगर आप उत्तर बदलना चाहते हैं तो उत्तर बदल भी सकते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। वे देश जहां से हमारे संविधान के विभिन्न हिस्सों को लिया गया है, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऊपर से जो तीनों था, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस था, दूसरे लाइन में कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका था, और तीसरे लाइन में जापान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया था। चलिए, ये अब थोड़ी सी जानकारी बस शॉर्ट में हम सर से भी चाहेंगे कि सर एक बार बता दीजिए, अगर आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज सर, क्या इनपुट है इसमें सर। ये 9 झंडे, जहां तक मैंने पढ़ा था इसमें मुझे जानकारी थी कि 10 झंडे थे, 10 देश थे, लेकिन वो यूएसएसआर जब टूट जाता है, वो बिखर जाता है, तो चूंकि उसका कोई वजूद नहीं रह जाता फाइनली, तो अंत में जो है वो यही 9 देश रह जाते हैं जिसके झंडे हमने यहाँ पे लगाए हैं। जहां तक मैंने रिसर्च किया, हमारी टीम ने रिसर्च किया, तो ये पता चला। अब आप अगर कुछ इनपुट देना चाहते हैं सर, प्लीज बताएं इसमें क्या बताना चाह रहे हैं सर। ये बिल्कुल साधारण सवाल है। ऐसे तो मूलतः ये संविधान जो है इंग्लैंड और यूएस से प्रेरित है। जैसा कि आपको पता है, इंग्लैंड में जो है एक प्रकार का सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम जिसे कहते हैं, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ध्यान से यदि आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। और एक बार आईएएस की परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया था, इंडियन सिस्टम इज यूनिक, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो है मूलतः यूएसए और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के कारण है। ये 2 संविधान इसको बहुत प्रेरित करते हैं। यदि आप देखें खास करके तो भाग 3 यूएसए से आपने लिया, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें बताई जा सकती है, लेकिन समय उसके लिए बहुत कम है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। क्यों कोई भाग कहीं से लिया गया, इसमें बहुत व्याख्या हो सकती है। यदि आप अनुच्छेद 14 को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें 2 भाग है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। यू माइट बी नोइंग दैट। नकारात्मक वो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वहां फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट नकारात्मक है, जबकि यूएसए में वही कॉन्सेप्ट सकारात्मक है। इसलिए जो सकारात्मक पार्ट है अनुच्छेद 14 का, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। ऐसे बहुत सारे इसमें बातें हैं जो बताई जा सकती है, लेकिन समयाभाव में ये चर्चा उचित नहीं। ओके, रविकांत जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बेहतरीन जानकारी आपने दी है सर। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आने वाला है। अंतिम 2 प्रश्न और रह गया है आपके सामने, अंतिम 2 प्रश्न फटाफट खेल लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखें। उनका जन्म 1891 में मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश में महू के सैन्य छावनी में हुआ था। वह 1932 में पुनः समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति में से एक थे। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने केंद्रीय विधानसभा के लिए 1937 के बॉम्बे चुनाव लड़ा था। उन्होंने 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से, उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो व्यक्ति कौन है, आपको पहचानना है। समय शुरू हो चुका है आपका। बहुत ही आसान सवाल, मुझे उम्मीद है कि इसमें सभी लोग अपना उत्तर लिख देंगे। उत्तर लो लॉक कर लीजिए, समय शुरू हो चुका है आपका। सारे लोग अपने उत्तर लॉक कर लें, इसमें फटाफट, आपके सामने काफी समय है अभी। बहुत ही आसान सा सवाल है। वो व्यक्ति कौन है जिनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य छावनी में हुआ? बताइए कौन है वो, जिन्हें मरणोपरांत 1990 में जब वो मरने के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया।
उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी लोग अपने उत्तर लॉक कर रहे हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ काफ़ी लोग ऑनलाइन हैं लाइव, लेकिन सब ने अपने टाइमलाइन पे शेयर नहीं किया है। आप लोग उत्तर तो लिख रहे हैं भाई, लेकिन मेरा अनुरोध है आप सबों से अपने टाइमलाइन पे भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कंफर्म गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। बस शेयर करने की मात्र की देरी। आप लोग उत्तर भी लिख रहे हैं, प्रतिभागिता भी दिखा रहे हैं, अपने टाइमलाइन पे शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप चूक जाएंगे। हम आपके लिए जो प्राइज रखे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। आई एम सो सॉरी। प्लीज आप उसको जरूर फॉलो करिए, शेयर कर दीजिएगा। समय खत्म हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने से जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है। अब पहले इसका मैं आंसर आपको दिखा दूं। आंसर बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट पकड़ा इसको, BR अंबेडकर। इस पे बहुत ज्यादा इनपुट है नहीं, तो मैं सर को आमंत्रित अभी नहीं करूंगा। मैं सीधा अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सर को आमंत्रित करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लाता हूं, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है, 9:15 बज चुका है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है। अब आप लोग सब बिल्कुल तैयार हो जाइए। सर को हम सीधे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बुलाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए हम लेके आए हैं। क्या आप लोग सब तैयार हैं? अगर आप लोग सब तैयार हैं तो आप लोग सब फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 इस मेगा क्विज का, इस लॉकडाउन क्विज क्राफ्ट 2.0 इस पूरे सीरीज का अंतिम प्रश्न होने जा रहा है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से, इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सबकी प्रतिभागिता अद्भुत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसे प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था। BR अंबेडकर एक बुद्धिमान संवैधानिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के गठन का अध्ययन किया था। महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, अमृत कौर और विजया लक्ष्मी पंडित शामिल थी। इस सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। आपको बताना है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। कौन थे वो जो पहले अध्यक्ष थे संविधान सभा के? आपको उनका नाम बताना है। ध्यान से आप देखिए, कौन थे वो जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे? काफी लोग उत्तर लिख रहे हैं, और जहां तक मैं देख रहा हूं कुछ लोग उत्तरों को सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। आप उत्तर को कॉपी मत करें, उत्तर को सीधा आप जाके लिखें। समय आपके पास अभी भी है, 25 सेकेंड 30 सेकेंड। लोगों को कॉपी ना करें, अपना विवेक, अपना बुद्धि इस्तेमाल करें। कौन थे वो व्यक्ति? आपका जाने वाला है, आप ध्यान से करें, उसको खेलें। काफी लोग उत्तर लिख रहे हैं, कुछ लोग राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं। समय खत्म होने वाला, समय खत्म हो गया, गेम ओवर। अंतिम प्रश्न, समय खत्म हो गया। आपको बताना था कि कौन है वो व्यक्ति जो पहले अध्यक्ष बने थे। संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी, जो गठित हुई थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कुछ लोग राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं, कुछ लोग कोई और लिख रहे हैं। अगर आप अपने उत्तर बदलना चाहते हैं तो अभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि आपको छूट दी जाती है। अंतिम प्रश्न है, आप अपना उत्तर बदल सकते हैं। आपको लग रहा है कि गलती हो गई है तो उत्तर बदल डालिए। अब मैं आपके सामने ये उत्तर लाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने उत्तर यहां पे लॉक कर चुके हैं। अब मैं आपके सामने इसका उत्तर लाने वाला हूं। उत्तर ये रहा आपके स्क्रीन पे, सच्चिदानंद सिन्हा। जी हां, सच्चिदानंद सिन्हा एक भारतीय वकील, सांसद और पत्रकार थे। सभा के पहले 2 दिवसीय अध्यक्ष 2 दिन के लिए मात्र इनको बनाया गया था। 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे अध्यक्ष। ये बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको बता दें, आपको जान के और गौरव होगा। जो भी लोग हमारे बिहार के भाई हैं, जो बिहार से जुड़े हैं, उनको जान के बड़ी हैरानी होगी, बड़ी खुशी होगी कि ये महोदय बिहार के आरा के थे, जो सबसे पहले 2 दिन के लिए बने, और फिर उनके बाद राजेंद्र प्रसाद भी बने, जो हमारे लिए तो गौरव है ही।
तो आप लोगों के सामने इस मेगा क्विज का 10 प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम फटाफट बुलाना चाहेंगे सर को स्क्रीन पे कि वो क्या इनपुट देना चाहते हैं इस दोनों प्रश्न के लिए। सर प्लीज प्रकट होइए। आनंद सिन्हा जी जो है ये अंतरिम अध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चयनित अध्यक्ष थे। और बड़े सौभाग्य की बात है, जैसा आपने कहा, संविधान के निर्माण में सच्चिदानंद सिन्हा साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नंदलाल बोस, वो भी मुंगेर में उनका जन्म हुआ था। इन सभी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का भी बड़ा योगदान रहा है, जो आपके पिछले प्रश्न में था। और भीमराव अंबेडकर जी तो सबको उनके बारे में बहुत कुछ जानता ही है, उस पर हम लोगों ने खास चर्चा नहीं की, लेकिन इन सबों का बहुत योगदान रहा। और बिहार बहुत सौभाग्यशाली है, जैसा आपने बार बार कहा कि भाई पूरे भारत के संविधान निर्माण में पूरे बिहार का बहुत अच्छा योगदान है। और चलिए इसी प्रकार से हम लोगों का भी और आपका भी योगदान है, हम लोग बिहार में कॉन्स्टिट्यूशन के अवेयरनेस को बढ़ाएं और अच्छा काम करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा क्विज खिलाया आपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, और ऐसे ही आप आगे करें, ये हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत नमस्कार, बहुत जय आभार। हिंद। आप हमारे साथ जुड़े और इस अद्भुत क्विज का आनंद लिए। आपने अपनी शुभकामनाएं भी दी और सभी लोगों ने काफी इंजॉय किया इस क्विज को। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं, लोग इसको काफी इंजॉय किए हैं। तो अब फटाफट जितने भी लोग यहां पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आज काफी सारी कुछ घोषणाएं भी करनी है, कुछ लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं। आज मेरे साथ काफी लोग जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, मिशन एकेडमी से भी बच्चे जुड़े हैं। तो मैं उन लोगों से बात कर लेता हूं कि उनको क्विज ये कैसा लगा, उनकी फीलिंग कैसी है। कुछ बच्चों के जहां तक मैं कमेंट पढ़ पाया, उन्होंने कहा कि ऐसे क्विज हमेशा होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं एक घोषणा कि फेसबुक लाइव क्विज जो आज आप अभी खेल रहे हैं, ये हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहेगा। हमेशा मैं ये कोशिश करूंगा, कोई अचानक कोई ऐसी बात हो जाए, अकस्मात कुछ अचानक कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ही मैं नहीं आ पाऊंगा। वैसे वीकली क्विज एक फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक मेरे इसी पेज पे हर वीक संडे को आप लोगों के लिए होगा और मैं आता रहूंगा। इस बीच 3 से 4 अलग अलग क्विजेज होंगे, जो पेड क्विजेज भी होंगे, काफी नॉमिनल फीस भी होगी उसमें। वो कल आपको मेरे पेज पे अपडेट हो जाएगा कौन कौन सा। अभी हम लोग एक नया क्विज करने जा रहे हैं, बॉलीवुड क्विज। बॉलीवुड क्विज ना हो तो फिर मजा ही बेकार है। क्विज खेलें और बॉलीवुड क्विज ना खेलें फिर तो बेकार हो गया। तो अभी जो पेड क्विज एक हमने शुरू किया है, वो पेड क्विज की शुभारंभ हम लोग इस शनिवार रात 8 बजे से करने वाले हैं, जिसका एक बहुत ही नॉमिनल फीस होगा। वो दे के कोई भी बच्चा कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है, खेल सकता है। बॉलीवुड क्विज होगा, वो बॉलीवुड पे होगा। सारी सूचना कल हम लोग दे देंगे। आप लोग सब बहुत बहुत आभार, आप लोग सब जुड़े। अब मैं थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूं, अगर किसी के मन में कुछ बात है तो आप प्लीज बताएं। चलिए, आफ्ताब हुसैन जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा क्विज था, बहुत अच्छा लगा, आलोक सर आए और विस्तार से समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आलोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। स्पोर्ट्स हो चुका है रजय सिन्हा जी, स्पोर्ट्स पे मैंने क्विज करा दिया पिछले दिन का। आप कह रहे हैं फिर से एक बार स्पोर्ट्स हम लोग करा देंगे। ओके, प्राउड टू बी एन इंडियन लिख रहे हैं अंकित पुदा जी, वाह बॉलीवुड, क्या बात है। जी हाँ, बॉलीवुड क्विज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर आपका बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, बॉलीवुड में रुचि है और आपने आपको आप बादशाह मानते हैं या आप अपने बॉलीवुड की क्वीन मानते हैं, हवाई मानते हैं, तो आ जाइएगा बॉलीवुड के अखाड़े में। हम लोग एक बहुत अद्भुत क्विज करने वाले हैं। बस इसी शनिवार या रविवार, डेट में कंफर्म भूल रहा हूं दिन अभी, मैं आपको कल पेज पे अपडेट हो जाएगा। चलिए, कोई भी न गीता पढ़िए न पढ़िए, कुरान पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान जो हमें दिलाता है अपना आत्मसम्मान। बहुत बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत धन्यवाद। खाली बच्चा नहीं, बच्चा बूढ़ा कोई भी खेल सकता है। क्विज फॉर ऑल, क्विज फॉर एवरीवन। ओके, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? ग्रेट रवि जी, ग्रेट रवि। अच्छा, सूरज भाई नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लोग जुड़े हैं।
काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं फास्टली। कॉन्ग्रेचुलेशन रवि, 100 व्यूवर्स से ज़्यादा तुम्हारे क्विज में हिस्सा लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, काफ़ी लोग जुड़े थे। और अगर किन्हीं को कुछ कहना है, विभिन्न इतिहासों अतीतों को संजो के बना हमारा संविधान, आज आलोक सर ने ये इस पर बताया हम लोगों को विस्तृत ज्ञान। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप लोगों को गाना का भी फरमाइश आया है। अंत में आज अंतिम अपनी 2 लाइन गुनगुना के विदा लूंगा आप लोगों से। कोई म्यूजिक नहीं, सीधा आप लोगों के सामने गुनगुना के विदा लूंगा। और आपको मैं आज अब समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए उनसे तो मिलवा नहीं सकूंगा मुझे लग रहा है। मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं आज कंटेंट, जो आपको कंटेंट कैसा लगा, बार बार कहते थे कंटेंट के बारे में भी कहते थे कि कंटेंट आप सर बताएं, कंटेंट अच्छा लग रहा है कंटेंट या नहीं लग रहा है। तो मेरे साथ अभी जुड़े हैं सब्यसाची। एक बार मैं सब्यसाची को भी आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, जो लगातार मदद कर रहा था हमारी कंटेंट बनाने में। और एक और है निश्चय जी, वो भी अगर कनेक्ट हो गए हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज आ जाइए सामने, प्रकट होइए। हाँ, सब्यसाची प्लीज। ये लड़का देख लीजिए, ये आसनसोल में है, ये स्टूडेंट है अभी और हमारे साथ कंटेंट टीम में है। कंटेंट के लिए पूरा मेहनत करते हैं, दिन रात ये लगे रहते हैं कंटेंट के लिए। आपके पास जो भी क्वेश्चंस अभी आए थे वो सब्यसाची इस पे काफी काम किए, सब्यसाची बहुत मेहनत किए। तो आपके सामने ये लड़का, सब्यसाची कुछ कहना चाहते हो तुम, बताओ। अभी ये कुछ कहने में असमर्थ है, क्योंकि पहली बार स्क्रीन पे आया तो हो सकता है थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा होगा। खैर कोई बात नहीं। सब्यसाची, निश्चय जी अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर मैं निश्चय जी से भी मिलवा दूंगा आप लोगों को। निश्चय जी क्या कनेक्ट हो पाए हैं? निश्चय जी कनेक्ट हो गए हैं, निश्चय जी से मिलवाता हूं मैं आप लोगों को। ओके, सब्यसाची कुछ बोल रहा है, मैं एक बार सब्यसाची को भी देख लेता हूं। सब्यसाची प्लीज बोलो। बताओ सब्यसाची, लोग सुनना चाह रहे तुमको। निश्चय जी, आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। निश्चय जी, अभी अगर आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज निश्चय जी आप भी बताएं कैसा लगा आपको हमारा प्रेजेंटेशन। और आपने भी बहुत मदद किया। हम लोग 3-3, 4-4 बजे सुबह तक बात करते रहते हैं। ये निश्चय जी हैं जमशेदपुर से, जो हमारे लिए क्विज में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। हम लोग 4 बजे सुबह में भी बात करते हैं क्विज के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, कैसे होगा कल का थीम, सारी चीजें 3 बजे 4 बजे सुबह उठ के फिर हम लोग बात करते हैं। ये निश्चय जी हैं जमशेदपुर से। हेलो, हाँ रवि जी। चलिए, हाँ रवि जी, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिए, फिर मैं फटाफट आज मेरी इस क्विज को खत्म करूंगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ रवि जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, उनको सुनाई नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं है। हेलो। आज हम लोग यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। अब मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। अभी मैं वापस से कोशिश करूंगा उनसे कनेक्ट करने का। कभी फिर मौका मिला तो आपसे मिलूंगा, क्योंकि 1.5 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं। कई लोग अब परेशान हो रहे होंगे, कई लोगों को मैं परेशान कर रखा हूं 1.5 घंटे से। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतिम दिन इतना बढ़िया आपने किया है,
रिजल्ट हम जल्दी ही आपको अपने पेज पे घोषणा करेंगे। आज के जो विनर्स होंगे उसकी घोषणा कल हम कर देंगे, और जो सीरीज की जो विनर्स होंगे उसकी घोषणा हम लगातार अपने पेज पे करते रहेंगे। बॉलीवुड क्विज जो 2 दिन के बाद होने वाला है उसके डिटेल कल आपको हमारे पेज पे अपडेट हो जाएंगे। आप लोग प्लीज उस क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, बहुत मजेदार क्विज होने वाला है। उसमें सीधे सीधे प्रश्न और आपके सामने स्क्रीन पे उत्तर आएंगे, वहां पे सिर्फ मैं बतौर क्विज मास्टर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। आज आप सबों से विदा लूंगा। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हो तो फटाफट अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दें। निश्चय जी और सब्यसाची आपसे माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया, मैं आपको सुन नहीं पाया ठीक से। आप लोग सब गिफ्ट, नीरज नीर जी लिख रहे हैं गिफ्ट देखता हूं आज के जो एक गिफ्ट के लिए बजट हमने बनाया है उसमें कितने पार्टिसिपेंट आज एलिजिबल हो रहे हैं। अब मान लेते हैं कि 100 लोग एलिजिबल हो रहे हैं, तो 100 के बीच में इक्वली डिवाइड करूंगा। वॉट एवर गिफ्ट विल बी, इट विल बी अनाउंस्ड ऑन माई पेज एंड आई विल डिस्क्लोज इट वेरी सून। डोंट वरी, योर गिफ्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू वेर एवर यू आर। आप कहीं भी हैं आपको गिफ्ट मिल जाएगा, डोंट वरी, जैसे ही रिज्यूम होता है। मुझे तकनीकी दिक्कत आ रही थी निश्चय जी और सब्यसाची से कनेक्ट होने में, हालांकि उनका बहुत योगदान रहा है। निश्चय जी का, सब्यसाची का कंटेंट के लिए काम करने में मेरी वो दोनों ने काफ़ी मदद की है। मैं उन दोनों से मदद लेता था, फिर यहाँ पे उसको कंप्लीट करता था, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हिस्ट्री पर भी एक क्विज आफ्ताब हर वीक करूंगा, एक खास टॉपिक होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए एक अलग से क्विज लॉन्च करूंगा जिसमें कि खास कंपटीशन का सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज मैं पहले से एक डायरी, पूरा कैलेंडर अपडेट कर दूंगा किस किस डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट पे होना है, ताकि आप उसकी प्रिपरेशन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सके और क्विज में पार्टिसिपेट करके अच्छा परफॉर्म कर सके। डोंट वरी, हम जो भी क्विज लाएंगे पूरा थीम बेस्ड होगा, पहले से आपको अपडेटेड रहेगा, आप उसकी अच्छी से तैयारी करके हमारे साथ आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी सर, पेड क्विज अभी नहीं खेल पाऊंगी, आगे कोशिश करूंगा। निमिषा डोंट वरी, कोई बात नहीं है, जो खेल पाएंगे वो खेलेंगे, जो नहीं खेल पाएंगे वो नहीं खेलेंगे। आप आइए ना, संडे आइए, फ्री वाले क्विज में आइए, काफी लोग हैं फ्री वाले खेलने के लिए, फ्री खेलना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत आभार। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हमारा क्विज था। अब समय नहीं है कि मैं कुछ गुनगुना सकूं, फिर कभी गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा। आप सबों से मैं विदा लेना चाहता हूं अभी, अगर आप अनुमति देते हैं तो। अगर रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं गाइए सर, शायद ये था मैसेज। चलिए एक, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक देशभक्ति, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गा देता हूं आपके लिए। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? अगर एक देशभक्ति गाना, चूंकि आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो देशभक्ति गाना अगर हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ ठीक है, चलिए, जो मेरे बहुत दिल के करीब है एक गाना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी थी जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता गया बस बढ़ता गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो 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 हो, है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सुरक्षित रखे, आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।